के समय जो सेवादार या इसके रूप में सब लगे हुए हैं, वो अपनी लुंगी में भी जो है वो फर्जी प्रसाद खोल माने दबाए रखते हैं। आप कहाँ से लेके आएंगे? आप निकल रहे हैं स्पेशल प्रसादम सर, स्पेशल प्रसादम सर, और अच्छे खासे पैसे में बहुत लोग आस्तिक होते हैं ना, तो कुछ भी करते हैं। मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल एसआईटी जिसमें सीबीआई और एनआईए और पुलिस का नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपनी एसआईटी गठित करे, उनको स्पेशल जो है एसआईटी गठित करके इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए कि ब्लेम गेम है, क्या है, कैसे है, क्यों है। 340 रुपए किलो घी। एग्जैक्टली, मैं उसी सवाल पर आया था सर। नहीं, किसी भी रूप में देसी घी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी डिजाइन है। अब आप एक समझिए, एक तो मंदिर ने अगर अपनी तरफ से प्रसाद का धंधा न शुरू किया होता, तो ये जो मंदिर प्रसाद का जो में जो सब घपले का आरोप लग रहा है, ये तो नहीं लगता ना। इस देश के कुछ मंदिर हैं जहां व्यापार हो रहा है आपका आस्था का। उसमें तिरुपति भी है एक, पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी उसमें एक है। जहां आप प्रसाद लेके चढ़ा नहीं सकते, वहां मंदिर ट्रस्ट की दुकान खुली हुई है जहां चढ़ा हुआ प्रसाद बिकता है। आज का एपिसोड सावधान इंडिया की तर्ज पर। अगर आप लड्डू खाते हैं तो सावधान, हिंदू हो जाए सावधान, लड्डू कर रहा है धर्म भ्रष्ट। तिरुपति बालाजी का आपने प्रसादम खाया है तो हो जाएगा धर्म भ्रष्ट। लड्डू में चर्बी, बीफ के अंश पाए गए। पूरा विवाद जोर शोर पर है। आंध्र प्रदेश की सरकार, इधर तमाम आस्था वाले लोग, शाकाहारी मांसाहारी की विवाद के बाद जो है लड्डू विवाद जमकर अपने समाप्त पर है। पूरे मामले को समझते हैं जेपी सिंह साहब से। खान पान, आस्था, धर्म और उसकी प्रतिक्रियाएं, क्या कहता है हमारा समाज और हमारे लोग, हमारी राजनीति, सब पर विस्तार से विश्लेषण होगा। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेपी सिंह साहब। उनसे ही सीधे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद को और धर्म के, आस्था के विषय को कैसे देखें। नमस्कार सर। देखिए, इस तिरुपति विवाद ने जो धर्म का व्यापारिक चेहरा है उसको उजागर कर दिया है। आप प्रयागराज में आइए, जो बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है, जहां अभी कुंभ लगने वाला है इस बार 12 साल बाद वाला। हर 12 साल पे जो 4 जगह लगता है उसमें प्रयागराज में इस बार है। उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ भी लगता है, जो कि बाकी कुंभ वाले जगहों पर नहीं लगता। केवल उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में अर्धकुंभ लगता है, प्रयागराज में। आपको यहाँ संगम त्रिवेणी पर चढ़ाने के लिए कोई सरकारी प्रसाद नहीं मिलता। सरकारी माने व्यवस्था का प्रसाद। यहाँ एक दुनिया में सब जगह हनुमान जी खड़े हैं, वहां की अलग बात है। यहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं, उनके यहाँ मंदिर में कोई आस्था का प्रसाद नहीं मिलता। मैंने मंदिर की तरफ से मिठाई की दुकान नहीं है, दुकानें खुली हुई है, आप जहां से चाहे वहां से लड्डू लेके चढ़ाएं। लेकिन इस देश के कुछ मंदिर हैं जहां व्यापार हो रहा है आपका आस्था का। उसमें तिरुपति भी है एक, पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी उसमें एक है। जहां आप प्रसाद लेके चढ़ा नहीं सकते, वहां मंदिर ट्रस्ट की दुकान खुली हुई है जहां चढ़ा हुआ प्रसाद बिकता है। आप जय रुपए का खरीदना चाहें, तय रुपया जमा करके चढ़ा हुआ प्रसाद आपको मिलता है। ये नहीं कि आप प्रसाद लेके गए और ले जाकर के आपने जो है अर्पित किया, आपका 5 किलो मन हुआ, आपका 5 टन मन हुआ, आपका 500 हुआ। यहाँ तो हनुमान जी के यहाँ इलाहाबाद में 1.25 पाव, 5 लड्डू, 5 किलो कुछ भी चढ़ता है। वहां ऐसा नहीं है। वहां जो है आप जितने रुपए का प्रसाद खरीदना चाहें, आपको काउंटर से प्रसाद मिलेगा, चढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा। चढ़ाने के लिए आप केवल शरीर लेके जाइए, जो पैसा देके वहां आप दर्शन कर रहे हो तो, या बिना पैसे के दर्शन कर रहे हो, लेकिन प्रसाद आप नहीं चढ़ा सकते। दूसरा, ये पूरा मामला एक बहुत बड़ी डिजाइन है। अब मान लीजिए कि जो मंदिर में प्रसाद न मिलता,
बाहर से लोग प्रसाद खरीद के ले जाते, तो पता नहीं कौन सा प्रसाद खरीद के ले आते। अब जैसे प्रयागराज में बनस्पति का भी लड्डू है जो सस्ता है, देसी घी का के नाम पे जो लड्डू है वो महंगा है, बिल्कुल। लेकिन वहां एक सेट लड्डू मिलता है आपका, जो है वो पुरी में भी इसी तरह चढ़ा हुआ प्रसाद मिलता है। जितने रुपए का लेना चाहे वहां सरकारी वो जो ट्रस्ट का जो है ऑफिस है, वहां पैसा जमा कीजिए, आपको काउंटर से उतने रुपए का प्रसाद मिल जाएगा। वहां दूसरा प्रसाद है। इस तरह यहाँ प्रसाद भी अलग अलग चढ़ता है, वो अलग अलग जगह का अलग अलग प्रसाद है। तो अब सवाल इस बात का है कि ये बहुत बड़ी डिजाइन है। अब आप एक समझिए, एक तो मंदिर ने अगर अपनी तरफ से प्रसाद का धंधा न शुरू किया होता, तो ये जो मंदिर प्रसाद का जो में जो सब घपले का आरोप लग रहा है, ये तो नहीं लगता ना। बिल्कुल। आपने पता नहीं क्या प्रसाद जो है आपने जो बाजार में उपलब्ध है वहां से आपने खरीदा, ले जाके चढ़ाया, वो किसी भी भाव मिल सकता है, लेकिन जब मंदिर ही उसको बेच रहा है और फिर वो जो है राजनीतिक उसमें उसका जो है टेस्ट होने लगा, वो भी गुजरात की लेबोरेटरी में टेस्ट होने लगा। बहुत बिल्कुल। लोगों को तो ये भी इतराज है कि हैदराबाद में राष्ट्रीय स्तर की नंबर 1 लेबोरेटरी होने के बावजूद आपने प्रसाद को जो है टेस्ट करने के लिए गुजरात के लैब में क्यों भेजा, आपने हैदराबाद में क्यों नहीं कराया? तो आप हैदराबाद में भी आप उसको करवा लेते। एनीवे, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, 340 रुपए किलो घी। एग्जैक्टली, मैं उसी सवाल पर आया था सर। नहीं, किसी भी रूप में देसी घी नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि जनता पार्टी की सरकार के बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस समय जो है बहुत बड़े पैमाने पर जैन वनस्पति का जो है वो सब जो है मामला उसमें पकड़ा गया। उसमें धारा ब्रांड में आपका जो है चर्बी की मिलावट पकड़ी गई, आपको जो है तमाम और ब्रांडों में पकड़ी गई, बहुत से ब्रांड गायब, और धारा ब्रांड तो गायब हो गया आपसे बता रहे हैं। और देसी घी हो चाहे आपका जो डालडा में तो विशेष रूप से पकड़ी गई थी, उसकी कीमत कम करने के लिए पता चला विदेशों से चर्बी आयात करके उसका जो है मिलावट हो रही है। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, इसमें ब्लेम गेम भी चला था, विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय विदेश व्यापार मंत्री थे, उन्होंने कागज के साथ दूरदर्शन अकेले चैनल था उसमें ला के दिखाया कि साहब ये जनता पार्टी के समय में ये आयात का ऑर्डर हुआ है, चर्बी आयात का। खैर उसके बाद बहुत से ब्रांड बदले, बहुत सा ये हुआ, बहुत सा नहीं हुआ, बहुत को सरवाइव होने में टाइम लगा। तो इस तरह का स्कैंडल एक बार ये फिर से है, क्योंकि इससे सवाल उठने लगे कि जब बाजार में किसी भी न्यूनतम सिद्धांत से 1000 रुपए, 900 रुपए से लेके 1600, 1800 में जब देसी घी पड़ रहा है, तो कोई 340 रुपए में कौन सा घी सप्लाई कर सकता है? फिर आपका जब पाम ऑयल महंगा होता है तो कड़वा तेल, सरसों का तेल महंगा हो जाता है। तो इससे एक आमतौर पर ये धारणा निकलती है कि सरसों के तेल में पाम ऑयल का मिलावट किया जा रहा है मुनाफाखोरी के लिए, उसका दाम कम रखने के लिए। तीसरी बात, ब्लेम गेम चल रहा है। वो जगन मोहन रेड्डी को ब्लेम कर रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी उनको ब्लेम कर रहे हैं, जबकि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट वहां मिठाई, सरकार थोड़ी आंध्र प्रदेश की मिठाई बनवा रही है, ट्रस्ट बनवा रहा है ना। तो जो ट्रस्ट बनवा रहा है, तो ट्रस्ट कौन सा जो है वो क्या कहते हैं वनस्पति खरीद रहा है, कहाँ का वनस्पति खरीद रहा है, उसमें उस समय की सरकार क्या करेगी? फिर जगन मोहन रेड्डी को घेरने के पीछे एक ये है कि साहब वो कांग्रेस के हैं, वो कांग्रेस के भले रहे हो लेकिन उनकी पार्टी का कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। और पिछले जब से वो सरकार में है तब से लगातार उनकी जो है प्रधानमंत्री के साथ गलबहियां जारी है। एक राजा की दो जैसे रानियां हैं, दो पटरानियां हैं, दो आपकी कैप्ट है मान लीजिए, तो उसी तरह जो है तेलुगु देशम है वो, कि कब कौन किसके जो है उनके साथ गया, कब कौन किसके साथ गया। अभी चुनाव के पहले तक था कि ये उनके साथ जगन मोहन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कि तेलुगु देशम के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इन्होंने तेलुगु देशम के साथ मिलकर लड़ना शुरू किया, को प्रेफर किया, तेलुगु देशम सत्ता में आ गई। लेकिन जगन मोहन रेड्डी इंडिया में नहीं है, वो अभी भी उनका जो है मोह जो है वो क्या कहते हैं बीजेपी के प्रति बना हुआ है, क्योंकि इंडिया में कांग्रेस है, और वो कांग्रेस है जिसने जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनने के पहले भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भिजवा दिया था। एग्जैक्टली। तो अब ये सवाल इस तो हो बात गई का सर। है कि अब इसमें बहुत से सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अचानक कैसे इल्हाम हुआ कि जो है वो उसमें जो है लड्डू में जो है वो गोलमाल है, लड्डू में मिलावट है।
हो सकता है कि जिसका ठेका बंद हुआ हो, उसने आके कान में बता दिया, उसका टेस्ट करा के देखिए वो घी में गड़बड़ी है। खग जाने खगी की भाषा। और उसमें वो टेस्ट होने चला गया गुजरात, वो हैदराबाद नहीं गया टेस्ट होने के लिए। दूसरी बात कि वो कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अफवाह फैला रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया में भी है कि ये जो है मतलब इवन कि रवीश कुमार तक ने जो है वो टेस्ट रिजल्ट पर सवाल उठाए हैं। जो बहुत इस समय जो है देश के जो है वो सोशल मीडिया के सबसे बड़े पत्रकार माने जाते हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट पत्रकार हैं। इसको भी देखा जा रहा है कि बीजेपी जगन मोहन रेड्डी को निपटाने के लिए चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर के, ताकि बिल्कुल उनका रास्ता निर्द्वंद हो जाए। ऐसी परिस्थिति में मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल एसआईटी जिसमें सीबीआई और एनआईए और पुलिस का नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपनी एसआईटी गठित करे। न्यायिक जांच हम इसलिए नहीं कहेंगे कि न्यायिक जांच का कोई मतलब नहीं होता, अनंत काल तक सुनवाई चलती है, फिर उनकी जो सिफारिशें हैं वो आगे कूड़े में पड़ी रहती हैं, सरकार स्वीकार करती या नहीं करती। उनको स्पेशल जो है एसआईटी गठित करके इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए कि ब्लेम गेम है, क्या है, कैसे है, क्यों है। दूसरा, ये जो सरकारी रेट है या जो माने टेंडर का रेट है, और टेंडर के रेट से बाजार में ही जो है थोक बाजार में चीजें उपलब्ध नहीं है टेंडर के रेट से, तो वो आदमी कैसे सप्लाई करेगा। मसलन इलाहाबाद में या यूपी में मान लीजिए या प्रयागराज में, मतलब एक जो है पीडब्ल्यूडी का एक स्टैंडर्ड जो है वो कुछ साल के लिए जो है शेड्यूल रेट निर्धारित होता है कि इस काम के लिए इतना रेट, इस काम के लिए इतना रेट, इस काम के लिए इतना रेट। अब यहाँ मान ली पांटून पुल थोड़ी देर के लिए बन रहा है, जो है गंगा के ऊपर 7 बन रहा है, 9 बन रहा है, कुंभ में 9, 11, 12 बनता है। अब वो पांटून पुल पता चला कि 63% शेड्यूल रेट से माइनस रेट पर जो है वो पुल का जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उतने में पुल बना, उतने में पुल चला। तो 63% कम पर हुआ, तो जिस ठेकेदार ने बनवाया उसने कुछ प्रॉफिट भी लिया होगा। इंजीनियर लोगों को जो है वो क्या कहते हैं 20% कमीशन भी दिया होगा, और ऑफिस में बिल पास कराने के लिए। तो इसका मतलब कि 85 में शेड्यूल रेट से 50% ही ऊपर कहते वो क्या कहते 80% पर माइनस रेट हुआ, तो कितना इन्फ्लेटेड रेट है। इसी के बरक्स देखिए कि आपने सप्लाई के लिए लिया तो जो देसी घी की लागत 1,000 रुपए किलो स्टैंडर्ड आ रही है, कहीं 1200 है, कहीं 1600 है। अभी इलाहाबाद में 1200 रुपए किलो मलाई बिक रही है, मलाई। तो 1 किलो मलाई में क्या है, 1 किलो घी निकलेगा। तो अगर 1200 रुपए की मलाई मिल रही है, तो उसका अगर आप घी निकालेंगे तो 1600 से 1800 रुपए किलो घी पड़ेगा आपसे, बता। फिर सिंथेटिक दूध का जो सिंथेटिक जो है वो सब जो है क्रीम निकल रही है, उसका जो तथाकथित घी बन रहा है। मतलब कहने का मतलब इतना ज्यादा गोलमाल है कि आप इसको जो है किसी एक पर ब्लेम नहीं दे सकते। और दूसरा, मंदिर समिति क्यों लड्डू बना के बेचना चाहती है, और है कि 500 करोड़ रुपया सालाना का मुनाफा कमा रही है। अगर मंदिर समिति जेन्युइन घी डाल करके 100 करोड़ का भी मुनाफा साल भर में कमाए, तो कौन कम है भाई। क्यों जो है वो एडल्टरेटेड घी मिला करके जो है वो जो है मतलब उसका वो कर रही है। दूसरी बात, आप कभी तिरुपति गए हैं? या जो लोग भी तिरुपति गए हैं, मैं तो बहुत पहले गया था, तब से तो गंगा में बहुत पानी बह चुका है। उस समय जो आपका सवेरे सवेरे का जो है वो आरती जो है वो पूजा होती थी, उसमें उस समय आज से 30 साल पहले आंध्र बैंक और विजया बैंक का काउंटर खुला था। आप वहां जाइए, 25-25 रुपए का टिकट ले लिए, 25-25 के बाड़े में आप बैठाए जाते थे। जो लोग सवेरे जाते थे दर्शन करने के लिए, अलग समय के लिए अलग अलग रेट। तो अब आपने दर्शन किया, आप बैठे हुए हैं चुपचाप। उसके बाद जो है वहां जब वो लोगों ने सब कर लिया तो बुलाया, और बुला करके जो है वो लकड़ी का, जैसे आजकल पुलिस वाले आपका वो बाड़ा लगाते हैं, वैसे बाड़ा लगा दिया, बैरिकेड लगा के आप चारों ओर खड़े हो गए। अब वो जो है पूजा हो रही है, पूजा होने के बाद फिर अचानक वो बैरिकेड हटा, आरती हो रही, आरती के बाद बैरिकेड हटा, और कहेंगे आप लोग एक एक लाइन से जाइए। और वहां जो है वो जो पुजारी, जो वेतन भोगी पुजारी हैं, वो लगातार फर्स्ट से चलिए चलिए चल चलिए क्विक क्विक। मतलब अब आप यंत्र की तरह गए, और जो है यंत्र की तरह जो है वहां देख करके सामने आप ठीक से देख भी नहीं पाएंगे कि जो है वो बालाजी की मूर्ति आपकी तरफ ताक रही है, किसी और तरफ ताक रही है, उसकी आंखें बंद हैं, उसकी आंखें खुली हुई।
और उसके बाद जो पुजारी उसमें आरती के समय जो सेवादार या इसके रूप में सब लगे हुए हैं, वो अपनी लुंगी में भी जो है वो फर्जी प्रसाद खोल माने दबाए रखते हैं। आप कहाँ से लेके आएंगे? आप निकल रहे हैं स्पेशल प्रसादम सर, और अच्छे खासे पैसे में बहुत लोग आस्तिक होते हैं ना, तो कुछ भी करते हैं। तो स्पेशल प्रसादम पैसा देके खरीदते हैं। तो जो मान लीजिए कि आपका गेटवे से जो प्रसाद मिला, जो गेटवे से गेट पर जो है आपको एक एक लड्डू मिलता है और बाकी लड्डू आप खरीदिए। वो जो आपने 25 रुपए, उस समय 25 रुपए जो रेट था, उसमें एक लड्डू प्रसाद था, गेट पे चढ़ा हुआ मिलता था। बाकी आप जो अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, बांटने के लिए ले जाना चाहते हैं, देने के लिए, तो उनके आप जो है सरकारी मंदिर से प्रसाद खरीदिए। अब वो प्रसाद जो स्पेशल प्रसादम है, टोटल फर्जिफिकेशन है। और फिर वो उनके नॉर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि वो सारे पुजारी किसी भी आपका क्या कहते हैं ग्राहक उससे जो है वो आपके श्रद्धालु से डील नहीं कर सकते। वो सरकार वहां के जो है ट्रस्ट के वेतन भोगी पुजारी हैं, लेकिन वो स्पेशल पुजारी सब धोखाधड़ी शुरू, इस तरह का सब सारा तंत्र है। और जो पैसा आता है तो जो ट्रस्ट में हैं लोग, कैसे आप मान लें कि वो सारे के सारे वो हैं। अब इसमें एक एंगल और भी है, क्यों कि जो आपका तमिलनाडु का जहाँ का घी आया था, जो कई वेंडर से जिसमें उसका घी का जो नमूना गया, उसका कहना है कि हमारा टैंकर गया और खड़ा है था, हमारे टैंकर के घी का इस्तेमाल नहीं हुआ, जुलाई वाला में जो जो टेस्ट करने के लिए गया है। तो विवाद क्यों है? तो सवाल ये है कि क्या ट्रस्ट के में कुछ लोग पैसा अधिक कमाने के लिए वो जो है वो क्या कहते हैं मतलब वो घी या जो घी में और सामान लगा उसमें जो है वो डुप्लीकेट या नकली या इस टाइप की चीजों के बीच में सप्लाई करके मतलब कुल पैसे का गोलमोल कर रहे थे। ये भी एक एंगल है। ट्रस्ट को आप बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी जिसमें कोई राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें आंध्र सर सरकार ये का तो इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें राजनीतिक जो है आग्रह दुराग्रह उस जांच में शामिल ना हो, तभी इसका सही बात आएगी। वरना ये जो है सही बात आएगी नहीं, आपसे बता। और सर ट्रस्ट ये को तो आप क्लीन चिट नहीं दे सकते, ट्रस्ट भी बराबर का दोषी है। तो अब इसमें समग्रता के साथ जांच करने का मामला आ गया है कि समग्रता बिल्कुल। के साथ जांच हो। और साथ में अब सरकार को भी ये है कि भाई मंदिर जो है वो जो तमाम कमाई का नया नया साधन निकाल करके वो जो उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम करके और मंदिर से प्रसाद चढ़ा हुआ बिक रहा है, ये कौन से धर्म में है कि चढ़ा हुआ प्रसाद आप खरीदें बजाय आप चढ़ाने के अपनी आस्था के अनुसार? तो क्यों जो है ये सब जो है ट्रस्टों की जो है कमाई का जो है वो दुनिया भर का साधन जो है वो मुहैया कराया जा रहा है कि चढ़ा हुआ प्रसाद आपको खरीदना पड़ रहा है। ये आस्था का विषय है। आस्था में आपकी जो श्रद्धा होती है आप उसके हिसाब से चढ़ाते हैं, तो आप उनका चढ़ाया हुआ क्यों खरीदें? और चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ है कि बस वहां उसके मंदिर का घुमा के तुलसी ला गए और दो डाल के और जो जल ऐसे छिड़क के कह दिया वो चढ़ा हुआ प्रसाद है। आपने उत्तर भारत के आप रहने वाले हैं, बिहार के, आपने अपने यहाँ तिलक देखा होगा, तिलक जो शादी में बिल्कुल। तिलक होता है। अब तिलक में तिलक के समय जो लड़की वालों की तरफ से दुनिया भर का दहेज का सामान आता है, तो आप देखेंगे कि बहुत सी जगह पर एक एक सामान जो है वो वर से जो है छू मतलब के हाथ से स्पर्श सब करा करवाया करके जाता है। मंदिर करके वो करके रखा जाता है। लेकिन अब ये भी हो गया है कि इतना सामान है कि कौन कौन सा उठा के रखा जाएगा। तो पंडित जी जो है वो क्या कहते हैं वो मंत्र पढ़ करके और जो है वो अक्षत जो है वर्ष के से और वो उसे दे ऐसे देते हैं। डलवा देते हैं, सारा सामान जो है वो दहेज में मान लिया जाता है। तो अब मतलब बहुत सी सब चीजें जो है वो क्या कहते हैं वो हो गई हैं जो परंपरा या उससे जो है मतलब इधर से उधर हो गई हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा घपला हो गया है कि जो है वो आप समझ लीजिए कि क्या है। और बाकी हम तो याद कर रहे हैं कि जब गाय की चर्बी बड़े पैमाने पर, भैंस की चर्बी, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, दूसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब मतलब इंदिरा गांधी के समय में ये बात खुली थी, जैन वनस्पति, धारा वनस्पति, तमाम रस वनस्पति, तमाम वनस्पतियों, रुचि वनस्पति, सब पर जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर वो हुआ था, सब जांच हुई थी। बहुत दिन तक लोगों ने वनस्पति खाना बंद कर दिया था। तो अब सवाल इस बात का है कि आप ये बताइए कि 1857 का जो गदर गाय के चमड़े वो चर्बी और सुअर की चर्बी मिला हुआ कारतूस जिसको दांत से खोलना था, उसके आधार पर गदर हो गया था 1857 में। और इस बार भी मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी भी है और सुअर की चर्बी भी है।
वो हिंदुओं के लिए त्याज्य है तो मुस्लिमों के लिए भी त्याज्य है। वो किसको सूट कर रहा है? वो ईसाइयों को सूट कर रहा है, वो पारसियों को सूट कर रहा है। तो हिंदू के मंदिर में ईसाई और पारसी के लिए प्रसाद चल रहा है कि हिंदू के लिए चल रहा है? एग्जैक्टली, मुस्लिम मैं तो सर इसी सुअर, सवाल पर आना चाहता हूँ सर। सुन लीजिए, हमें मुस्लिम समुदाय तो सुअर का मांस न खाने न चर्च करने के लिए इतना ज्यादा जो है क्या कहते हैं प्रतिबद्ध है कि अगर उसको मालूम हो जाए कि उसके किसी हिंदू मित्र के यहाँ सुअर का मांस बनता है, वो आपके यहाँ के पानी पीना बंद कर देगा। ये समझ लीजिए। तो सवाल इस बात का है कि जो गाय और सुअर का जो मिला जुला प्रयोग वहां हुआ, ये कितनी बड़ी डिजाइन है, लेकिन वहां हिंदू मंदिर, हिंदू ट्रस्ट, हिंदू सरकार, हिंदू विपक्ष, समझे आप, हिंदू श्रद्धालु, हिंदू जो है चढ़ावा वाले, हिंदू का में जो मंदिर में बेचने वाले, हिंदू में ब्राह्मण लोग, जो सबसे ऊंची कौम जो है हिंदुओं में है नंबर 1 की, वो उसको बनाने वाले। तो ये सारा मामला हिंदू में, ये जो है क्या कहते हैं, या तो इसको कहा जाए कि ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, मतलब पता ही नहीं कि इनको था कि उम्मीदें पता ही नहीं चलेगा कभी किसमें जो है वो, क्योंकि श्रद्धा के आगे कोई टेस्ट तो कराएगा नहीं। ये तो राजनीतिक एग्जैक्टली। प्रतिद्वंदिता थी, चंद्रबाबू नायडू ने जो है उसको टेस्ट करा दिया। ना कराए होते तो हम्म अभी ये हम और आप अभी भी तो वही वाला प्रसादम खा रहे होते। हम अगर आस्थावान न भी हो तो लड्डू लड्डू खाने के लिए जो हम लड्डू खा सकते हैं बिना प्रसाद के, कि भाई लड्डू है, वहां का बड़ा अच्छी क्वालिटी का लड्डू होता है, चढ़ा हुआ हो तो भी क्या हुआ। जी। एग्जैक्टली, मेरा एक ही सवाल है सर। आप आस्तिक हो नास्तिक हो ये अलग विषय वस्तु है, लेकिन लड्डू तो खा ही सकते हैं। और ऐसे में नास्तिक खा लें तो कोई बात नहीं, चलिए उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। आस्तिक खाएं तो उनके साथ धर्म के साथ जो है एक तरह से भेदभाव होना। और वैसे में एक शाकाहारी आदमी जब वो खाए लड्डू, तो आखिर उसका धर्म कहाँ जाएगा भाई? इतना बवाल और बवेला जो मचा हुआ है मांसाहार। अभी कुछ दिन पहले हर जगह ढोल पीट के बताया जा रहा था कि शाकाहार बहुत बेहतर है, शाकाहार बहुत बेहतर है। ऐसे में मांसाहार प्रसाद का क्या होगा और इसका निवारण कैसे होगा सर? हजारों नहीं करोड़ों लोगों ने प्रसादम खाया हुआ है। प्रसादम अपनी जगह पर है सर। इस पूरे प्रसाद के चक्कर में आपके समाज में बढ़ती हुई आबादी को इनडायरेक्ट छू लिया है। हम्म आपके पास संसाधन 10 है और 1000 जो है उस संसाधन के दावेदार हैं, तो यही जो है मिलेगा 10 को तो 990 को नहीं मिलेगा, तो यही आरक्षण आ गया, हम्म यही उसमें घाल मेल आ गया, यही उसमें मिलावट आ गई। माने सारी चीजें वहीं आ गई कि जो है वो आपूर्ति, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत लागू हो गया। आप इसको इस रूप में देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसने पूरे भारत की बढ़ती आबादी, और आबादी, आपने बहुमत का शासन किया है और यहाँ आदर्श व्यवस्था नहीं है कि लोग मुद्दों पर वोट देते हैं। वहां जाति के आधार पर वोट देते हैं, जाति की गोलबंदी के आधार पर वोट देते हैं। आज की डेट में अगर वोट के गणित से देखें तो ब्राह्मण अकेले नहीं जीत सकता, क्षत्रिय अकेले नहीं जीत सकता, कायस्थ अकेले नहीं जीत सकता, जो ये तथाकथित जो है वो जो 10-15% में भूमिहार अकेले नहीं जीत सकता, और बनिया भी अकेले नहीं जीत सकता। और ये सारे मिल करके भी तब तक नहीं जीत सकते जब तक 85% के का कोई समर्थक वर्ग आपके साथ नहीं आता। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ मांग और पूर्ति का सिद्धांत समझ लीजिए कि आ गया है, और यही जो है घी के मामले में है, यही सब्जियों। अब सोचिए, नकली चावल मिल रहा है, क्यों? नकली अंडा मिल रहा है बाजार में, नकली दूध मिल रहा है, नकली घी मिल रहा है, और धड़ल्ले से मिल रहा है। आपने जमाखोरी, मिलावट, ये सब चीजों को आपने डाइल्यूट कर दिया। आपकी सरकार जब से 10 साल से आई, आपने इसे डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि इसका जो मुख्य आपका जो है क्या कहते हैं लाभकर्ता आपका समर्थक वर्ग है, माने बनिया वर्ग है। वही जमाखोरी, वही वो, बाकी और कुछ लोग भी बनिया में शामिल हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से तो बनिया वर्ग है। मिलावट, आप कहीं जो है आजकल देखते हैं कि सैंपल भरा जा रहा है, और जो सैंपल भरा जाता है तो वो जो भरवाने वाले हैं वो इतना भ्रष्ट सिस्टम हो गया, पैसा ले लेते हैं, सैंपल करप्ट हो जाता है।
जब अभी आप कलकत्ता का जो है आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला बलात्कार का देखिए, उसमें कहा गया कि जो वेजाइनल स्वाब जिसमें कहा गया कि लड़की के साथ बलात्कार डॉक्टर के साथ हुआ है, वेजाइनल स्वाब कलेक्ट कर दिया गया कि जिसमें क्लियर नहीं आया कि किसका डीएनए निकला। इसी तरह रूसी तलवार वाले मामले में जहां डॉक्टर इन्वॉल्व थे, डॉक्टर की बेटी इन्वॉल्व थी, वहां जो वेजाइनल स्वाब की स्लाइड है वो करेक्ट कर दी गई। ये फोरेंसिक रिपोर्ट में है कि वेजाइनल स्वाब की स्लाइड, और वहां क्या नौकर की पहुंच थी या वहां डॉक्टरों की पहुंच थी? तो कौन नहीं चाहता था कि पता चले कि उसके साथ किसने बलात्कार किया है, क्योंकि डीएनए टेस्ट होता तो पता चल जाता है कि उसके साथ XYZ ने किया है या ABCDEFGH में किसी ने किया है। यही हाल आप क्या कहते हैं आरजी कर वाले में है। तो जब ये हो जा रहा है तो इतने एडल्ट्रेटेड समय में हम हैं जिसमें हर चीज में मिलावट है। नकली पासपोर्ट बन रहा है, नकली हवाई जहाज का टिकट मिल रहा है, नकली जाति का प्रमाण पत्र मिल रहा है, तो नकली घी भी बिक रहा है। क्या प्रॉब्लम है? अब इस समय हम टोटल नकली में हैं। नकली मुकदमा कायम हो रहा है, नकली जो है मुकदमा चल रहा है, नकली गवाहियां हो रही हैं झूठी। तो हम इस समय झूठ के युग में हैं। उसको आप मंदिर को प्रतीक मानिए और बाकी आप पूरे सिस्टम में जहां निगाह डालेंगे सब जगह झूठ और नकली है। आपसे बता रहे, असली कहीं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर मंदिर, मस्जिद और तमाम ऐसे जगह जहां पर धर्म का या आस्था का व्यापार होता है, उसको अगर हमाम मान लिया जाए तो उस हमाम में सभी नंगे हैं, क्या इधर के क्या उधर के। धर्म आस्था का विषय जो है अपनी जगह पर है, लोगों की आस्था पर भी चोट पहुंचा है। बावजूद इसके ये सभी लोगों को समझना चाहिए कि जब आप प्रसाद अपने से लेकर जाते हैं या अपने से ये करते हैं तो आप अपनी श्रद्धा से चुनते हैं कि हम 100 ग्राम वाला 100 रुपए वाला लड्डू लें या 5000 किलो वाला लड्डू लें। आप अपने स्टेटस को देखते हुए, अपनी चीजों को, अपनी व्यवस्था को, अपनी गरीबी को भी देखते हुए हम एक किसी ऐसे आदमी से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि आप वो यही लें। लेकिन वो उसकी अपनी इच्छा रहती है, अपनी स्वेच्छा रहती है कि अपने प्रभु को किस तरह का प्रसाद खिलाए। बावजूद यहाँ पर जो है बाध्य किया जाना मंदिर प्रशासन की जो है एक घोर लापरवाही और आस्था के साथ खिलवाड़ भी माना जाता है। वैसे भी हिंदू धर्म में ये माना जाता है प्रसाद को बांटा जाता है, उसको बेचा नहीं जाता है। बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी, आखिर क्या होता है, ऊंट किस करोड़ बैठता है, राजनीति होती है या फिर आस्था के साथ कोई अच्छी व्यवस्था आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर।